हाय गाइस, वेलकम बैक टू हॉरर नाइट विद एस। आज हम लोग कुछ क्रीपी फोटोज और उनके बैक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द ट्रॉफी हेड ऑफ माउरी। न्यूजीलैंड के कॉलोनाइज होने से पहले वहाँ माउरी ट्राइब के लोग रहते थे। जब माउरी ट्राइब का कोई इंपॉर्टेंट आदमी मर जाता था, वो लोग उनके हेड को प्रिजर्व करते थे, जिसे मोको मुकाई बोला जाता था। उनके सर को काट कर उनकी आंख और ब्रेन को निकाल लेते थे, और जो भी फेस पे होल रहता था उन्हें फ्लैक्स फाइबर और गम से कवर अप कर दिया जाता था। वो सर को लेके वो लोग बॉयल और स्मोक करते थे, सन में ड्राई करके, और उसे शार्क ऑयल में डिप करते थे। जब भी कोई स्पेशल ओकेशन होता था तो उन्हें वो लोग ऐसे ट्रॉफी भी परेड करते थे या फिर डिस्प्ले करते थे। पर जब ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड आए ड्यूरिंग 1840s, ये सब देखकर वो लोग भी अपने लिए मोको मुकाई रखने लगे। बट मेजर जनरल होराटियो गॉर्डन रॉबले, जिसने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया था, उसे माउरी ट्राइब के टैटूज को देखकर फैसिनेशन हुआ, और वो ट्राइब मेंबर्स के साथ ट्रेड भी करता था इन एक्सचेंज ऑफ फायरआर्म। वो यहीं तक नहीं रुका, वो विलेज सभी में भी रेड करता था टू गेट मोर मोको मुकाई। और ये सभी चुराने के बाद उसके पास टोटल 35 मोको मुकाई हो गए थे, जिसे वो एज ए ट्रॉफी वॉल पे डिस्प्ले करता था। उसने ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को भी ऑफर किया था, बट वो लोग ठुकरा देते हैं, और ये बाद में ऑक्शन होता है कुछ $1,25,000 के लिए। द लास्ट विक्टिम ऑफ जैक द रिपर। जैक द रिपर एक अनआइडेंटिफाइड सीरियल किलर, जिसने व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन इन 1888 में अपना खौफ मचाया हुआ था। 1888 के टाइम पर लड़कियों पर बहुत अटैक्स होने लग गए थे, और सभी लोग ये मानते थे कि ये काम जैक द रिपर ने किया है। पर पुलिस का कहना था कि 11 मर्डर में से सिर्फ 5 मर्डर ही जैक द रिपर ने किए हैं। जैक द रिपर सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स एंड सेक्स वर्कर को टारगेट करता था, एंड ही वॉज द ब्रूटल मर्डरर। उसके पहले विक्टिम मैरी एंड निकोलिस, जिसकी बॉडी डिस्कवर होती है अराउंड 3:40 AM ऑन फ्राइडे 31st। उसको लास्ट टाइम 1 घंटे पहले देखा गया था बाय मिसेस एमिली हॉलैंड, जिसने एन के साथ लास्ट टाइम बेड शेयर किया था। एन वॉज ब्रूटली म्यूटिलेटेड विथ 2 deep throat cuts. Her abdomen was partially ripped open by deep jagged wound, severely insertion infected on both sides of her abdomen, जो सेम नाइफ से किए गए थे। ये इंसिडेंट के 1 हफ्ते बाद अनदर विक्टिम ऑफ जैक वॉज डिस्कवर्ड, एनी चैपमैन, जिसको सेम उसी तरह से मारा गया था, पर इस बार उसके यूट्रस और ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया था। ऑन 30 सितंबर 1888 एलिजाबेथ स्ट्राइप और कैथरीन एलोबेस की बॉडी डिस्कवर होती है अप्रोक्सीमेट सुबह के 1 बजे, जहां एलिजाबेथ को सिर्फ एक क्लीन 6 इंच का कट था ऑन हर थ्रोट, पर एडोवेस की बॉडी मिटायर स्क्वायर में मिली थी, जहां उसके थ्रोट को कट कर दिया गया था, एंड abdomen was ripped open by a long deep jagged wound. उसके इंटेस्टाइन को कम्प्लीटली डिटैच कर उसकी बॉडी के लेफ्ट आर्म के साइड उसने रख दिया था। उसकी लेफ्ट किडनी और यूटेरस को निकाल के कैटरीन के फेस को डिसफिगर कर दिया था। द 5th एंड फाइनल मर्डर ऑफ मैरी जेन कैली, जिसकी बॉडी एक्सटेंसिवली म्यूटिलेटेड थी। उसकी बॉडी डिस्कवर होती है ऑन 9 नवंबर 1888, जहां वो सिंगल बेड पर लेटी हुई थी। हर फेस वॉज बियॉन्ड रिकॉग्निशन। उसके थ्रोट से लेके उसके स्पाइन तक उसकी बॉडी पूरी कटी हुई थी। उसके एब्डोमेन को भी ऑलमोस्ट एम्प्टी कर दिया गया था। उसके यूटेरस, किडनी, एक ब्रेस्ट को भी उसके सिर के नीचे रख दिया, पर मैरी का हार्ट मिसिंग था। ऑल्दो सभी को ये लगता है कि मैरी जेब केली वॉज द लास्ट विक्टिम ऑफ जैक द रिपर, पर अभी भी प्रोस्टिट्यूट्स के मर्डर हो रहे थे, either by strangle और थ्रोट कटिंग। कूपर्स फैमिली फोटो। एक नए घर में शिफ्ट होना बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, एंड सेम गोज विद कूपर फैमिली। वो भी अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो गए थे इन टेक्सास इन 1950s। सभी लोग शिफ्ट होने के बाद एक फैमिली फोटो क्लिक करने का सोचते हैं। सभी लोग फैमिली फोटो के लिए टेबल के पास इकट्ठे होते हैं एंड पोज देते हैं। उस टाइम कोई नॉर्मल कैमरा नहीं होता था जैसे आजकल है। सभी लोग फैमिली फोटो के लिए टेबल के पास इकट्ठा होते हैं और पोज देते हैं, और कैमरा में अपनी फोटो क्लिक करवा देते हैं। किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगता अंटिल फोटोग्राफ वॉज डेवलप। फोटो डेवलप होने के बाद सभी लोग फोटो में कुछ स्ट्रेंज फिगर नोटिस करते हैं। उस फोटो में एक गोस्टली फिगर नजर आ रहा था। शायद इनके आने से पहले किसी की इस घर में मौत हो गई थी, और ये फोटो कहीं से भी एडिटेड तो नहीं लग रही। ये बात है 1950s की, जहां उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि फोटो ऐसी एडिट हो जाए। और जब फोटोज इंटरनेट पे सर्कुलेट होने लगी, सभी ने बोला कि फोटो एडिटेड है या फिर कोई ग्लिच है, पर इसका कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा था, या फिर मे भी कूपर फैमिली का कोई वेट कर रहा था। मार्केट वेंडर सेलिंग ह्यूमन रिमेन्स। डिस्टर्बिंग फोटो रशिया की है, जहां
कपल्स ह्यूमन रिमेन्स बेच रहे हैं। एक्चुअली 1921 और 1922 के बीच में बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 रशिया में खाने की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। इस दौरान लोग इतने डेस्परेट हो गए थे कि उन्हें कैनिबलिज्म में भी आना पड़ा। 1000 से भी ज्यादा मिसिंग और कैनिबलिज्म के केस रिपोर्ट होने लग गए थे। स्पेशली बच्चों को अंधेरे में बाहर जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि कुछ लोग बच्चों को किडनैप करके मर्डर करके उन्हें एज ए हॉर्स मीट या फिर बीफ के नाम पर बेचते थे। इसी बीच 10 स्लॉटर हाउस बंद किए गए थे, क्योंकि वो लोग एज ए मीट ह्यूमन मीट को बेच रहे थे। कैप्टिविटी ऑफ ब्लैंके मोनीर। इन में 1901 अटॉर्नी जनरल ऑफ पेरिस को एक स्ट्रेंज लेटर रिसीव होता है, जिस पर यह था कि एक प्रिजनर मोनीर हाउस होल्ड के अंदर 25 साल से कैद है। वेल, जब ये सभी के बारे में अथॉरिटीज को पता चलता है, वो लोग उसके घर पे चले जाते हैं टू इन्वेस्टिगेट। उनके फैमिली मेंबर्स को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, स्पेशली लूजी मोनेर। फिर भी वो लोग फोर्सफुली अंदर जाते हैं और उन्हें एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, और वो भी अपस्टेयर से, फ्रॉम पर्टिकुलरली वन डोर, और वो दरवाज़ा पैडलॉक से बंद था। अथॉरिटीज घर वालों को दरवाज़ा खोलने के लिए तो बोलते हैं, पर वो लोग मानते नहीं है, तो उन्हें ज़बरदस्ती लॉक को तोड़ना पड़ा। और जब वो लोग अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। वो रूम एकदम पिच ब्लैक था, जहाँ विंडोज़ को थिक कर्टन से कवर कर दिया गया था। उन्हें रूम से सड़ते हुए खाने की स्मेल आ रही थी, और वो लोग बेड पे लेटी हुई औरत को देखते हैं, जो सिर्फ 55 पाउंड्स की थी, जिसे फोर्सफुली अपने फीशिस पर लेटना पड़ता था। ब्लैंके मोनीर माल न्यूट्रिशनिस्ट कम्प्लीटली नेकेड रॉटन मैट्रेस पर लेटी हुई थी, और उसके आसपास सड़ा हुआ खाना और बग्स मंडरा रहे थे। अथॉरिटीज को इतनी बदबू आ रही थी कि वो लोग हार्डली 2 मिनट तक उधर रुके। जब अथॉरिटीज पर्दा हटाते हैं तो ब्लैंके मोनीर 25 साल के बाद सूरज की रोशनी देखती है, और वो देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वेल, अथॉरिटीज वाले भी शॉक थे कि वो 25 साल तक एक ही रूम में कैसे रह गई। वेल, मोनीर के फैमिली वालों से इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि ब्लैंके वॉज इन लव विथ ओल्ड ब्रोक लॉयर, एंड उसके फैमिली वाले उसे मनाने की कोशिश करते हैं। इवन तो उसकी मदर इंसिस्ट करती है कि उसके लिए कोई सूटेबल हस्बैंड ढूंढ देगी, पर वो अपने प्यार के लिए लड़ती है। उन्होंने ये सोचकर लॉक किया था कि 1-2 दिन तक वो बंद रहेगी तो सुधर जाएगी, पर वो सुधरती नहीं है। एंड जब वो लॉयर की डेथ हो जाती है, फिर भी वो उसी रूम में बंद रहती है। इन रिटेलिएशन माँ अपनी बेटी को 25 साल के लिए बंद कर देती है। ट्रेजिकली वो अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकती। इवन दो ओवर द टाइम उसका इम्प्रूवमेंट तो हुआ था, पर उसे जो साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ था उसकी वजह से अब वो नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रह सकती थी। इसलिए वो अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी सैनिटेरियम जो बॉयज़ में था उधर ही गुजार देती है, एंड 26 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, जैसे मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना।